In this video, we'll discuss the basic and broad overview of how to prepare for mains. बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे. So let's start with the basic things that we should do, or rather I should say that what I did for mains preparation. So starting with the GS subjects, particularly GS 1, 2 and 3 at this point of time. इनफैक्ट मैंने पूरे मेंस में बेसिक जो मेरा फ्रेमवर्क था वो एक ही था, वो मैं डिस्कस करूँगा. कि मैं क्या करता था कि मैं सिलेबस लेता था सबसे पहले, और उसके हर की टर्म्स को मैं पढ़ता था. कि फॉर एग्जांपल आप कोई भी एक की टर्म ले लीजिए. की टर्म मीन्स सिलेबस में जो भी एक टर्म लिखा हुआ है, फॉर एग्जांपल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट. सो पहले मैं क्या करूँगा कि मैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के बारे में पढ़ लूँगा. उस पर मैं 7, 8 या 10 पॉइंट में लिख लूँगा अपनी नोट्स में. उसके बाद जब मैं न्यूज़पेपर पढ़ूँगा, तो मैं जब भी कोई टॉपिक पढ़ रहा होता हूँ न्यूज़पेपर में, तो मैं उस टॉपिक को कनेक्ट करता हूँ सिलेबस के किसी एक टॉपिक के साथ, जिससे कि उस टॉपिक पे मैं उस नोट्स को ऐड कर सकूँ. यही मैंने इनफैक्ट सारे सब्जेक्ट्स में मोर और लेस ऐसे ही किए थे. फॉर एग्जांपल आप कोई भी दूसरा टॉपिक उठा लीजिए, फॉर एग्जांपल पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर. तो व्हाट आई वुड डू कि न्यूज़पेपर में फॉर एग्जांपल आया कि पार्लियामेंट दिस इस साल जो है वो इतना प्रोडक्टिव था, या फिर पार्लियामेंट में इस साल जो है बजट में ये डिस्कशन हुआ, तो मैं उस टॉपिक को भी अपने पार्लियामेंट एंड स्टेट फंक्शनरीज, जो एक नॉट एग्जैक्ट बट इस तरह का एक टॉपिक है GS2 में, उसमें मैं उसको ऐड कर लूँगा. सो ओवरऑल मैंने क्या किया था कि एक सब्जेक्ट एक टॉपिक उठाया मैंने, उसके बारे में मैंने पढ़ा, उसके बारे में मैंने पहले 10 से 12 पॉइंट लिख लिया. ये 10 से 12 पॉइंट का रीजनिंग क्या होता है, क्योंकि एग्ज़ाम में हमें 150 वर्ड्स लिखना होता है और 250 वर्ड्स लिखना होता है. तो अगर हमारे पास 10 से 12 पॉइंट है, वी कैन ऑलवेज एक्सप्लेन करके हम 150 से 200 पॉइंट तक लिख सकते हैं. और फिर क्योंकि क्वेश्चंस के हमेशा यूपीएससी में क्वेश्चंस ऐसे नहीं आएंगे कि बहुत एक लाइन दे देते हैं, ऐसे नहीं पूछेंगे वो लोग. क्वेश्चंस में आपको उसी क्वेश्चन में 2-3 पार्ट दिखेंगे, या फिर एक ही क्वेश्चन को आप ब्रेक करके उसको 2 पार्ट बना सकते हैं. तो यू विल हैव समथिंग टू राइट. फिर आप उसी में एग्जाम्पल्स देंगे, तो उसमें भी आपको वर्ड्स का जो लिमिट होता है वहाँ तक आप बिल्कुल पहुँच सकते हैं. क्योंकि जब आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, जो मैं बता रहा था, न्यूज़पेपर से आप करंट अफेयर्स लेके आएंगे, तो आपका जो कंटेंट है वो हमेशा फुलफ़िल हो जाता है यूपीएससी में. उसी तरह से मैं एथिक्स का डिस्कस करता हूँ. और हाँ, एक और चीज़ मैं बोलना भूल गया था कि मेंस में मैंने ये भी किया था कि जो प्रीवियस ईयर का पेपर था, फॉर एग्जांपल आफ्टर 2014, क्योंकि शायद 2014 के बाद से सिलेबस चेंज हुआ था, तो उसका जो मेंस का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर था, मैं उसको भी देखता था. उससे ये पता चलता था कि यूपीएससी बेसिकली आपसे चाहता क्या, किन किन टॉपिक्स पे यूपीएससी फोकस करता है. तो ये आपको यूपीएससी के प्रीवियस पेपर से ही समझ में आ जाता है, राइट. सो इनफैक्ट जब उस टॉपिक को मैं पढ़ता था, फिर जब क्वेश्चन को मैं देखता था प्रीवियस ईयर पेपर में, तो फिर मैं उससे अपने टॉपिक पे जाता था कि इस टॉपिक पे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या वो मुझे आता है. और अगर सपोज मुझे वो क्वेश्चन नहीं आता था, तो स्टिल आई वुड स्टडी दैट सेम क्वेश्चन ऐड, और उसका जो नोट्स होता था वो अपने, उसका जो भी आंसर्स होता था वो मैं अपने नोट्स में ऐड कर लेता था. तो इस तरह से बेसिकली इट्स अ होलसम पैकेज, जिसमें कि आपको सब चीज़ कनेक्ट करके एक नोट्स बनाना है फाइनली. कि आप पहले उस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, फिर आप प्रीवियस ईयर का पेपर देखेंगे, फिर आप न्यूज़पेपर से करंट अफेयर्स पढ़ के आप अपने उसमें डालेंगे. और फोर्थ फैक्टर जो होता था वो टेस्ट सीरीज़ का पेपर होता था. कि टेस्ट सीरीज़ में सपोज कोई क्वेश्चन आया, मान लीजिए पार्लियामेंट पे कोई क्वेश्चन आया, या फिर कॉन्स्टिट्यूशन पे कोई क्वेश्चन आया, या फिर ट्राइबल पे कोई क्वेश्चन आया, वल्नरेबल जो सेक्शंस होते हैं सोसाइटी के उस पर आया, वेलफेयर पे आया, तो आप वो जो क्वेश्चंस होते थे, जब आप उसका आंसर्स पढ़ेंगे, तो आप अपने नोट्स में उसके पॉइंट्स ऐड कर लेंगे. इस तरह से आपके पास एक डिसेंट नोट्स बन जाएगा, जो कि आप एग्जाम से पहले उसको रिवाइज करेंगे. एथिक्स पे आते हैं. एथिक्स में इट्स वेरी सिंपल. एथिक्स इज़ अ सब्जेक्ट जिसमें कि अगर आप कॉम्प्लिकेटेड किए एथिक्स को, तो इट माइट बैकफायर, जो कि बहुत लोगों के साथ होता है. इसलिए एथिक्स में बहुत सिंपल सा स्ट्रैटेजी होता है कि देखिए, एथिक्स में बहुत सारे कीवर्ड्स होते हैं. कि मान लीजिए कि इंटीग्रिटी और ऑनेस्टी होता है, दोनों में अंतर क्या होता है, हम लोग बहुत उसको एक ही तौर पे यूज़ करते हैं बहुत समय. तो हमें ये एग्जैक्ट अंतर पता होना चाहिए कि इंटीग्रिटी और ऑनेस्टी में क्या होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी में क्या अंतर होता है. तो इस तरह से हमें हर एक टर्म्स का
डेफिनेशन पता होना चाहिए। सिर्फ डेफिनेशन नॉट फॉर द सेक ऑफ कि आपको बस याद करना हो, डेफिनेशन इस सेंस में कि आपको समझ में आना चाहिए कि जिम्मेदारी मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी होता क्या है, अकाउंटेबिलिटी मतलब जवाबदारी होती क्या है। तो इन दोनों में आपको अंतर पता होना चाहिए। 5 से 6 पॉइंट आपको हर जगह मिल जाएगा। आप गूगल पे भी पढ़ेंगे, किसी के नोट्स में पढ़ेंगे, तो आपको इन दोनों के बीच में जो डेफिनेशन होता है वो पता चल जाएगा। ऐसे ऐसे करके आप मान लीजिए कि 60 to 70 वर्ड्स, आप कीवर्ड जो होते हैं उसका आप डेफिनेशन लिखिए, और सिर्फ डेफिनेशन ही नहीं, उसके साथ एग्जाम्पल्स लिखिए। एग्जाम्पल्स, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स, कि आप दिखाइए कि कौन सा, सपोज आप अकाउंटेबिलिटी का डेफिनेशन लिख लिए, तो अकाउंटेबिलिटी का आप एग्जाम्पल भी कहीं से गूगल करिए या न्यूज़पेपर में आपको दिख जाएगा अकाउंटेबिलिटी, कि किसने बहुत ज़्यादा अकाउंटेबल हुआ है। फॉर एग्जाम्पल कि कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो सपोज कहीं पे स्पेंडिंग किया, और उस स्पेंडिंग को उन्होंने मतलब पब्लिकली उसको रिवील किया, तो बेसिकली दे आर शोइंग दैट दे आर अकाउंटेबल टुवर्ड्स पब्लिक। तो इसी तरह से आप कोई भी मतलब कोई भी, ये तो मैं बहुत छोटा सा एग्जांपल दे रहा था, ऐसे बहुत एग्जांपल्स होते हैं, आपको पता चलेगा कि ये इंसान कितना ज़्यादा अकाउंटेबल है। लाइक वी आर ऑल्सो अकाउंटेबल टू आवर पेरेंट्स। तो अगर आपको पास कोई एग्जांपल नहीं है तो आप इस तरह के भी छोटे छोटे एग्जांपल लिख सकते हैं कि अल्टीमेटली वी आर ऑल्सो अकाउंटेबल, गवर्नमेंट इज अकाउंटेबल टू पब्लिक, है ना। इस तरह से आप मतलब डेफिनेशन प्लस एग्जाम्पल्स का एक लिस्ट बना सकते हैं। उसके बाद मैं आता हूँ ऑप्शनल पे। ऑप्शनल में ऑप्शनल में शायद मेरे मार्क्स अच्छे आ गए थे। रीज़न बीइंग कि ऑप्शनल को मैं बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से मैंने ऑप्शनल का तैयारी किया था। देखिए, अगर आप बिगिनर है तो जैसे कि मैंने तो क्लास ज्वाइन किया था ऑप्शनल के लिए, तो अगर आप क्लास ज्वाइन नहीं करते हैं तो आपको आइडियली एनसीईआरटी इन सब को स्टार्ट करना चाहिए। अगर आपके पास टाइम भी हो, फॉर एग्जांपल आपके पास 1 साल है, तो यू शुड ऑलवेज स्टार्ट विद एनसीईआरटी। 11th और 12th का एनसीईआरटी आता है, उसमें यूपीएससी का जब आप सिलेबस देखेंगे सोशियोलॉजी का, तो काफ़ी टर्म्स होते हैं, बेसिकली काफ़ी टॉपिक्स होते हैं जो आपको एनसीईआरटी में दिखेंगे। तो आप वहाँ से उसको पढ़िए, उसमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको हो जाएगा उससे। मैंने उतना ज़्यादा एनसीईआरटी नहीं पढ़ा था, क्योंकि मैं जैसे बता रहे थे कि मैंने क्लास किया था, तो उस क्लास से एक बेसिक ओवर जो होता है हर टॉपिक का वो मुझे पता चल गया, तो उससे मैं अपना शॉर्ट नोट बनाता था। उसके बाद एनसीईआरटी अगर आप पढ़ लिए, अगर आप कहीं ज्वाइन नहीं कर रहे हैं क्लास, तो उस केस में उसके बाद आप स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स पढ़ते हैं। स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स में क्या क्या आता है, मैं 3-4 बुक आपको बताता हूँ जो मैंने रेफ़र किया था। लाइक पहला तो है हर्लम्बोस एंड हॉलबॉर्न, और हर्लम्बोस एंड हेल्ड, 2 बुक है एक्चुअली। हर्लम्बोस जो राइटर है उन्होंने, उनका बुक है। इससे काफ़ी पेपर 1 के काफ़ी टॉपिक्स इससे कवर हो जाते हैं। तो एक तो ये 2 बुक, और एक तीसरा बुक जो मैंने पढ़ा था कैपिटलिज्म एंड सोशल थियरी, ये एंथनी गिडेंस, एक बहुत पॉपुलर राइटर है सोशियोलॉजी में, उनका एक बुक है। और एक मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन बाय योगेंद्र सिंह। उसके बाद जो 5th बुक मैंने पढ़ा था वो था एसेंशियल्स ऑफ सोशियोलॉजी बाय नितिन सांगवान। ये आईएएस ऑफिसर है नितिन सांगवान, तो उनका मैंने बुक पढ़ा था। नितिन सांगवान का जो बुक है उनको मैंने मेनली पेपर 2 के लिए यूज़ किया था। ठीक है, तो बेसिक मैंने क्या किया था ऑप्शनल में, कि मैं सिलेबस लेता था। सिलेबस में टॉपिक्स हैं बहुत सारे, उस टॉपिक में भी सब टॉपिक्स हैं ऑप्शनल में, तो हर एक सब टॉपिक पे मैं नोट्स बनाता था। और नोट्स का मेरा क्या सोर्स होता था, एक तो जो मेरा क्लास नोट था, उससे मैं हर टॉपिक पे 4-5 पॉइंट लिख लेता था। दूसरा, स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक से कुछ मुझे अलग पता चला, मैं उससे लिख लिया। तीसरा सोर्स, टेस्ट सीरीज। देखिए, ऑप्शनल में क्या होता है ना, क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, और क्वेश्चंस बहुत हद तक लिमिटेड होते हैं, विच इज़ नॉट द केस विद जीएस। जीएस में काफ़ी ब्रॉड रेंज है, सोशियोलॉजी में ऐसा नहीं होता। खैर, कोई भी ऑप्शनल में ऐसा होना नहीं चाहिए, और होता नहीं होगा शायद। तो हमारे ऑप्शनल में भी ऐसे ही होता है कि क्वेश्चंस काफ़ी हद तक टॉपिक पे लिमिटेड रहते हैं। तो उस टॉपिक का जो टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन आया, उस आंसर्स को मैंने पढ़ा। उस आंसर में मुझे मान लीजिए कि 10 पॉइंट आंसर में लिखा हुआ है, मुझे 6-7 पॉइंट पता था, बट मुझे 2-3 पॉइंट नहीं पता, तो उसको भी मैं अपने नोट्स में डाल लूँगा। फिर न्यूज़पेपर, जब मैं न्यूज़पेपर पढ़ता था तो मैं ये देखता था कि ये टॉपिक सोशियोलॉजी के किस सब टॉपिक से रिलेटेड है, तो उसका करंट अफेयर कंपोनेंट जो होता था वो भी मैं अपने नोट्स में डाल लेता था। अब आप सोचिए कि आपके पास एक सब टॉपिक है, आपके पास उस पे 10 से 15 पॉइंट हो गए। नाउ इमेजिन कोई भी क्वेश्चन आएगा यूपीएससी के एग्जाम में, यू कैन ऑलवेज राइट एन आंसर ऑन दैट टॉपिक। उसी तरह से ऑप्शन में आप ये भी कर सकते हैं कि आप प्रीवियस ईयर का पेपर देखिए, क्योंकि जो मैं बता रहा था क्वेश्चंस काफ़ी हद तक रिपीट होते हैं, तो प्रीवियस ईयर का पेपर देखिए, उससे भी आप जब आप पढ़े हैं, जो भी चीज़ आप पढ़े हैं सब टॉपिक पे, उससे देखिए कि उस टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चन है क्या आप उसको सॉल्व कर पा रहे हैं। अगर आप सॉल्व नहीं कर पा रहे तो उस टॉपिक पर आप थोड़ा सा और पढ़ लीजिए। अगर आप सॉल्व कर पा रहे, इसका मतलब है कि आपका प्रिपरेशन सही ट्रैक पे है। तो बेसिकली नोट मेकिंग, रेगुलर रीडिंग ऑफ न्यूज़पेपर,
ये सब बेसिक ऐसे चीज़ें थे, सिलेबस को फॉलो करना जो कि मैंने किया था और एक सिस्टमेटिक ढंग से मैंने तैयारी किया था। सिस्टमेटिक अप्रोच को आप फॉलो करते रहेंगे तो विथ टाइम आपको ग्रिप बन जाता है यूपीएससी के सिलेबस पे और विथ टाइम सक्सेस भी मिल जाती है काफ़ी हद तक। सो दिस इज़ 2 सेंट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच।